अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे लोगों के वो रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हम शेयर करते हैं जो लोगों की ज़िंदगी पर असरअंदाज हुए हों। ऐसा ही एक सच्चा वाक़या जो हमारे एक दोस्त ने हमारे साथ शेयर किया है। ये वाक़या है सन 2012 का। सिंध के शहर लाड़काना में एक शादी हो रही थी। अमेरिका में रहने वाला एक लड़का आरिफ अपने दोस्त की शादी में शिरकत के लिए वहाँ आया, लेकिन शादी की खुशियों के बीच एक ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये वाक़या इतना पुरस्कार, इतना डरावना और इतना खौफनाक है कि लोग सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यही वो लम्हा है जहाँ असल कहानी शुरू होती है। आरिफ अमेरिका में अपने काम से घर वापस जा रहा था कि अचानक उसके बचपन के दोस्त राशिद की कॉल आती है। राशिद ने बताया कि उसकी शादी होने वाली है और वो आरिफ के लिए फ़्लाइट के टिकट समेत तमाम इंतज़ाम कर चुका था। उसने कहा कि वो जल्दी से पाकिस्तान पहुंच जाए क्योंकि लाड़काना की एक बहुत बड़ी हवेली शादी के लिए बुक की गई थी। आरिफ के वालिदैन उस वक्त अमेरिका में नहीं थे, वो किसी और मुल्क में थे, लेकिन आरिफ ने अकेले ही सफ़र का फ़ैसला किया। उसने जल्दी तमाम पैकिंग की तैयारियां मुकम्मल की क्योंकि उसको कई दिनों तक पाकिस्तान में रुकना था। मेहंदी, शादी और फिर रिसेप्शन तक हर चीज़ के लिए वो मुकम्मल तैयार था, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान में कदम रखते ही उसकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर मुड़ने वाली है जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आरिफ आखिरकार पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। बाहर निकलते ही उसके तीनों बचपन के दोस्त उसको लेने के लिए मौजूद थे। रहमान, राशिद और मरियम। ये वो लोग थे जो एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही कॉलेज में गए और फिर ज़िंदगी ने सबको अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। रहमान ऑस्ट्रेलिया चला गया, राशिद लंदन में रहने लगा, जबकि मरियम सिंध में ही एक मशहूर इंटीरियर डिज़ाइनर बन गई। सबके हालात अच्छे थे, अमीर घराने, बड़ी ज़िंदगियां, और उमूमन लोग समझते हैं कि अमीरों की दुनिया में हॉरर कहानियां नहीं होती, मगर इस बार ये सब उन्हीं के आसपास होने वाला था। दोस्त आरिफ को सीधा लाड़काना की उसी बड़ी शानदार हवेली में ले गए जो शादी के लिए बुक की गई थी। हवेली इतनी खूबसूरत थी कि आरिफ लम्हा भर के लिए रुक गया, एक गहरी सांस ली और दिल ही दिल में सोचा, अगर वो कभी शादी करेगा तो ऐसी ही किसी जगह करेगा, इसी शान, इसी सुकून और इसी रौनक के साथ। लंबा सफ़र था, सब थके हुए थे, दोपहर में सब सो जाते हैं। शाम होते ही संगीत की तकरीब शुरू होती है। मौसीकी, रोशनी और हंसी में वक्त गुजर गया। रात को सब लोग हवेली के सहन में बैठे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे, ये जाने बगैर कि इस खामोश अंधेरे में एक ऐसा साया भी था जो इन सबको पहले से ही देख रहा था। रहमान, राशिद, आरिफ और मरियम हवेली के सहन में बैठे बातें कर रहे थे। सब थके हुए थे, मगर दोपहर में सोने की वजह से किसी को नींद नहीं आ रही थी। माहौल बोर होता जा रहा था कि अचानक मरियम ने खामोशी तोड़ी। वो बोली, तुम लोगों को एक चीज़ याद है? हमने स्कूल में जितने साल गुजारे, एक ही चीज़ थी जिसने हमेशा खौफ में रखा था। हमारे स्कूल के पीछे जो पुराना स्कूल था, जो एक बार जलकर राख हो चुका था, वहाँ कोई भी कदम नहीं रखता था। आरिफ ने फ़ौरन कहा, हाँ वो बहुत पुराना स्कूल है, जल चुका था, कोई भी नहीं जाता वहाँ। अब भी वैसा ही है या कुछ बदला है? मरियम ने एक सर्द सांस ली और बोली, हम जब छोटे थे तब भी वो वैसा ही था और अब 30 साल हो गए। आग लगी थी, एक टीचर अकेली वहीं रह गई थी, वो वहीं जलकर मर गई थी। कहते हैं कि उसके बाद उस कमरे में कभी कोई नहीं गया, ना उस कमरे को कभी खोला गया, और जो भी वहाँ के पास से गुजरता है उसे अंदर से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलता हुआ महसूस होता है, जैसे कोई पागलों की तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लोग कहते हैं अंदर से चीखों की आवाज़ आती है, कोई रो रहा होता है, दरवाज़ा पीटता है, कहता है मुझे बाहर निकालो। मैं 30 साल से कैद हूँ,
प्लीज़ मुझे जाने दो, इसीलिए कोई भी उस तरफ नहीं जाता और कभी नहीं। रहमान ने कहा, आरिफ तुम अमेरिका में रहते हो तो क्या हुआ, मैं भी लंदन में हूँ, वहाँ भी लोग इन बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं रखते, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, दुनिया भर में बहुत पैरानॉर्मल किस्से होते हैं और ये बात शायद वाकई सच्ची भी हो, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आरिफ ने हल्का सा सर हिलाया और बोला, चलो ठीक है, मैं नहीं मानता, लेकिन मैं तुम्हें लगता है कि काफ़ी वक्त गुजर गया है, 15 साल बीत गए, हम अपने स्कूल के पास नहीं गए। सुना है स्कूल अब बंद होने वाला है, गांव में कोई नहीं जाता और हमारी हवेली से सिर्फ वहाँ आधे घंटे का फासला है, चल के देखते हैं, थोड़ा मज़ा भी आएगा, लगे हाथ उस खंडर घर में भी चलें, देखें कौन है जो अंदर से दरवाज़ा पीटता है। और यहाँ इनकी ये सबसे बड़ी गलती थी। मरियम और रहमान ने एक साथ कहा, नहीं, उस खंडर में जाने की हिम्मत नहीं है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें ऐसी मखलूक़ात को नहीं छेड़ना चाहिए। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, चलो एक ज़माने में वो स्कूल था, आज खंडर है तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो देखने के लिए ज़रूर होगा। बचपन में भी हम वहाँ कभी नहीं गए, कोई जाने नहीं देता था। अब वक्त आ गया है कि सारे झूठ और सच साफ हो जाए, अफवाह और हकीकत को देखें, अगर सच निकला तो कम से कम हमारे लिए ये एक हकीकी तजुर्बा होगा, चलें चलते हैं। राशिद ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, हाँ यार, मेरी शादी में 2 ही दिन रह गए हैं और तुम लोग ये सब बातें कर रहे हो, मुझे ज़िंदा वापस आना है। मरियम और बाकी दोस्तों ने कहा, चलो ठीक है, इतनी बातें हो चुकी है तो जाके देख आते हैं। वो सब गाड़ी में बैठ गए और वो निकल पड़े स्कूल की तरफ। आखिरकार वो लोग अपने पुराने स्कूल के सामने पहुँचे, वही स्कूल जहाँ उन्होंने बचपन गुजारा था। गाड़ी से निकलते ही सब ने स्कूल को गौर से देखा और पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये दरवाज़ा, ये घंटी, ये वाशरूम, सब वैसा का वैसा, मगर एकदम अंधेरा छाया हुआ था और माहौल में अजीब सी कैफियत और खौफ दोनों महसूस हो रहे थे। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बज रहे थे। सब थके हुए थे, लेकिन दोपहर में सो जाने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। सब ने कहा, चलो स्कूल खुला सा लग रहा है, जाके अंदर देखते हैं। जब वो अंदर गए तो सब कुछ वैसा ही था जैसे वक्त ने रुक कर यहाँ इंतज़ार किया हो। बेंचेस अपनी जगह पर थे, हर एक चीज़ दुरुस्त, और सब अपनी पुरानी यादों में खो गए। ये मार्क मैंने किया था, मैं यहाँ बैठा करता था। अचानक मरियम ने किसी क्लासरूम से आवाज़ दी, गाइस यहाँ आके देखो। सब वहाँ पहुँचे तो विंडो के सामने वही खंडर साफ दिखाई दे रहा था। सालों में कुछ भी नहीं बदला था, मगर अब और भी ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। सब की नज़रें आरिफ पर थी। सब पूछ रहे थे, तुम्हारे पास हिम्मत है अंदर जाने की? आरिफ ने धीरे से कहा, शायद सिर्फ मेरे पास ही हिम्मत है। तुम सब के दिमाग में यही ख्याल है कि यहाँ से वापस लौट जाएं। लेकिन आरिफ ने कहा, मैं इस खंडर के अंदर भी जा सकता हूँ। रहमान, जो हमेशा थोड़ा चुलबुला और ज़हीन था, उसने मुस्कुरा कर कहा, चल तो करके दिखा, मैं तुझे इनाम में 5,000 रुपये दूँगा। अब राशिद, रहमान, आरिफ और मरियम उस स्कूल के पीछे एक पतली सी गली से चल पड़े जो जंगल की तरफ जाती थी, और वहाँ वो खौफनाक खंडर दिखाई दे रहा था। वो लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। सबकी नज़रें सिर्फ आरिफ पर थी, ये देखने के लिए कि वो अब आगे क्या करेगा। आरिफ ने हंसते हुए कहा, बस एक घर है, ये जैसा दिख रहा है वैसा ही है। स्कूल है या कुछ और, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन मरा कौन जिंदा, ये फ़र्क नहीं पड़ता। साइंस के हिसाब से सोचो, जो भी मर होगा वो मर चुका होगा, वो जल कर राख हो चुका होगा। यहाँ कोई ज़म्बी थोड़ी आकर मुझे पकड़ने वाला है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रहमान ने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और बोला, ठीक है भाई, अगर इतनी हिम्मत है तो जा अंदर जाके दिखा। आरिफ ने कहा, हाँ, मैं थोड़ी डरता हूँ तुम लोगों की तरह। रहमान को भी थोड़ा गुस्सा आ गया, जैसे कि हमें चैलेंज कर रहा है।
आरिफ चलता हुआ उस स्कूल के खंडर के पास पहुंचा। दरवाजे के करीब जाकर उसने देखा कि एक पतली सी कुंडी लगी हुई है, रंग आलूद और पुरानी। उसके हाथ लगते ही दरवाज़ा हिलने लगा, मगर इतनी ज़्यादा रंग आलूदगी की वजह से वो नीचे गिर गई, क्योंकि दरवाज़ा भी पुरानी लकड़ी का था। जैसे ही आरिफ ने खोला, अंदर से एक अलग सी बदबू महसूस हुई, गंदी, शदीद, जैसे कोई जानवर या कोई मुर्दा पड़ा हुआ हो। दीवारें जली हुई लग रही थी, लकड़ियां राख में बदल चुकी थी और पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। हर चीज़ एकदम पुरस्कार और खौफनाक महसूस हो रही थी। अचानक उसे लगा कि किसी ने अंदर से उसे पुकारा, आरिफ। आरिफ अंदर झांकने के लिए कदम बढ़ाने ही वाला था कि पीछे से राशिद ने ज़ोर से चिल्लाया, आरिफ यार वापस आ जा, परसों मेरी शादी है, तुझे भी पता है, प्लीज़ वापस आ जा। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ से मुझे ज़िंदा लौटना है। अगर तुम सब लोग मुझे ज़िंदा चाहिए हो, मत करो ये सब। मैंने भी बहुत सुना है इस स्कूल के बारे में। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तब भी मुझे याद है, मेरे माँ बाप बताते थे यहाँ कोई बेहोश मिला था और तुमने ये पूरा दरवाज़ा खोल दिया। हद होती है यार। मरियम और रहमान ने कहा कि बहुत हो गया, अब जल्दी से निकलते हैं। सब लोग हंस पड़े राशिद की बातों पर और कहा, ठीक है यार, तेरी शादी है परसों, हमारा तोहफा ये रहा, हम अंदर नहीं जाएंगे, वापस चलते हैं। आरिफ ने हल्के से सर हिलाया, हाँ ठीक है, निकलते हैं। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ गूंज रही थी कि किसी ने वाकई अंदर से उसे आरिफ कहकर पुकारा था। वो सब अपनी गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, आरिफ को याद आया कि वो अपना कैमरा वहीं भूल गया। रहमान ने मुस्कुरा कर कहा, अरे जाने दो, नया कैमरा ले लेना, हम निकलते हैं यहाँ से। सब लोग वापस अपनी हवेली पर पहुँच गए और रात को आराम से सो गए। कुछ भी गैर मामूली नहीं हुआ। अगले दिन मेहंदी थी और सब रस्म व रिवाज में मसरूफ़ थे। सुबह से दोपहर और शाम तक सब कुछ आराम से गुजरा। लेकिन अचानक एक चीज़ नोट की गई। पूरे रस्म व रिवाज के दौरान मरियम कहीं नज़र नहीं आई। आरिफ ने राशिद से पूछा, मरियम कहाँ है? दिन भर दिखाई नहीं दी। राशिद ने जवाब दिया, उसकी तबीयत खराब है, अपने कमरे में है, मैंने सुबह जाकर देखा था, वो अभी भी वहीं है। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाकर एक बार उसे देख आओ। जैसे ही रस्म व रिवाज ख़त्म हुआ, रात के वक्त आरिफ और रहमान मरियम के कमरे की तरफ गए। कमरे में पहुंचे तो देखा कि मरियम ब्लैंकेट में लिपटी हुई थी, सर्दी से कांप रही थी। उसकी सांसें तेज़ थी और वो पूरी तरह डरी हुई लग रही थी। आरिफ ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हो गया है? पूरा दिन तुमने कहाँ गुजारा? रस्म व रिवाज के दौरान कहाँ थी? मरियम ने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि कल रात से अजीब सा महसूस हो रहा है। जब हम गाड़ी में बैठने जा रहे थे तो मैंने देखा दरवाज़ा खुला था और वहाँ एक जली हुई बूढ़ी औरत मुझे घूरती खड़ी थी। मैंने वहम समझकर इग्नोर किया, गाड़ी में बैठ गई। वो औरत शीशे के पास आ गई और मुसलसल घूरती रही। रात को कमरे में आई तो नींद के बीच में मेरी आँख खुली तो वो मेरे बिस्तर के साथ लेटी हुई थी, जो मैं उठते ही गायब हो गई। सुबह नहाते वक्त भी लगा कि वो बाथरूम में किसी कोने में खड़ी है और मुझे देख रही है। और अभी भी तुम दोनों आए हो तो ऐसा लग रहा है वो हमारे बीच में ही है, या मेरे पीछे खड़ी है, या शायद तुम्हारे जाने के बाद दोबारा मेरे सामने आएगी। जिस पर आरिफ ने हमेशा की तरह यकीन ना करते हुए कहा कि मरियम, इतनी पढ़ाई के बाद अगर तुम इन बातों पर यकीन करती हो तो इन सब का क्या मतलब है? नीचे सब खुश हैं, 2 मिनट के लिए नीचे चल कर देख ले, तेरे माँ बाप, तेरे भाई बहन सब एंजॉय कर रहे हैं, तू भी आ जा। मरियम ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, जैसे ही थोड़ी ठीक हो जाऊंगी तो आ जाऊंगी। फिर कहा, चल ठीक है, हम निकलते हैं।
कल सुबह हम तुझसे मिलने आएंगे। वो लोग घर से बाहर निकले तो आरिफ की कॉल आई। लिफ्ट में जाते ही उसे वही खौफनाक बू महसूस हुई जो उस घर से आ रही थी, और वो साथ ही ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो बार बार पलट कर देखता रहा लेकिन पीछे कोई नहीं था। आखिरकार लिफ्ट खुली और वो टेरेस में पहुंचा। टेरेस खाली था मगर पूरा पैलेस रोशन और सजाया हुआ था। वो सब कुछ भूल गया और एज पर खड़ा होकर देखने लगा कि स्विमिंग पूल के पास सब लोग मज़े कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सब खुश और एंजॉय कर रहे थे और वो सब कुछ भूल गया। अभी आरिफ वापस निकलने ही वाला था कि अचानक उसे लगा किसी ने पीछे से भागते हुए हंसी की आवाज़ निकाली और वो कोई औरत थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था मगर हंसी उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो कांप रहा था और सोच रहा था ये सब क्या हो रहा है। लिफ्ट में भी वही बू महसूस हुई और अब भी वो आ रही थी। अचानक हंसने की आवाज़ दोबारा आई। वो भागता हुआ सीढ़ियों से उतरा और अपने रूम में गया। अंदर बैठा तो रहमान ने पूछा, भाई क्या हुआ, इतना कांप क्यों रहा है? आरिफ ने बताया कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, जैसे कोई मेरी जान के पीछे पड़ गया हो। फिर सब लोग भागते हुए मरियम के कमरे में गए और आरिफ ने सारी बातें बताई। मरियम ने कहा, मैंने तुमको बताया था ये सब मेरे साथ भी हो रहा है, तुम्हारे साथ भी होगा। देख भाई, राशिद की शादी है, इससे पहले कुछ ना हो जाए और बेहतर है कि हम वहाँ जाएं और थोड़ी माफ़ी मांग लें। जो भी हो आप हमें माफ़ कर दो। फिर रहमान ने कहा, ठीक है, दोनों जाओ, मैं राशिद की गाड़ी की चाबी ले आता हूँ, तुम लोग वहाँ चले जाओ। मुझे राशिद के साथ कुछ ज़रूरी शादी का सामान लेना है तो मैं बाद में आ जाऊँगा। रात के 2:30 बजे का वही घना सन्नाटा। आरिफ और मरियम वहाँ पहुँचे और आरिफ ज़ोर ज़ोर से माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा कभी किसी भूत प्रेत चुड़ैल या किसी भी जिन का मजाक नहीं उड़ाऊँगा और ना उनकी बेअदबी करूँगा। फिर मरियम ने पीछे से कहा कि आरिफ, तुझे घर के अंदर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि दरवाज़ा तूने ही खोला था। आरिफ फ़ौरन अंदर गया और अंधेरे में चलते चलते फिर माफ़ी मांगने लगा। अचानक दाईं तरफ से हंसी की वही आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई और नहीं था, वहाँ मरियम खड़ी हंस रही थी। उसका चेहरा बदला हुआ था जैसे किसी ने उसके वजूद को पकड़ लिया हो, जैसे कोई खौफनाक चीज़ उसके जिस्म पर कब्ज़ा कर चुकी हो। तब आरिफ को एक बात याद आने लगी कि मरियम ने कहा था कि सबसे पहले चीज़ें उसके साथ हो रही थी। टेरेस पर भी जो हंसी की आवाज़ गूंज रही थी वो किसी और की नहीं, मरियम ही की थी। यहाँ भी हंसी उसी की है मगर चिल्लाने वाला कोई और है। वो एंटिटी जो उसको कंट्रोल कर रही है, वही ताकत आरिफ को जानबूझकर उसी सुनसान स्कूल तक खींचकर वापस लाई है। आरिफ को महसूस हुआ कि वो मुकम्मल तौर पर फंस चुका है, कुछ भी नहीं कर सकता। गाड़ी की चाबी मरियम के पास थी। अचानक मरियम चिल्लाती हुई बोली, मैं वही औरत हूँ जो यहाँ जलकर मर चुकी हूँ। 30 साल से मेरी इंसान के खून की प्यास नहीं बुझी। आरिफ ने सोचा कि मुझे खुद भी बचना है और मरियम को भी बचाना है, मगर मरियम ने उसकी गर्दन मजबूती से पकड़ ली और वो सांस नहीं ले पा रहा था। आरिफ की आंखें बंद हो रही थी कि अचानक ज़ोर से किसी ने दरवाज़ा तोड़कर खोला और मरियम के हाथ उससे छुड़ाए। वो नीचे गिर पड़ा, फिर उसका सर लगा। आरिफ कुछ समझ ना सका कि कौन लड़ रहा है। 10 मिनट बाद जब आंखें खुली तो वो गाड़ी में था। मरियम उसके बाजू में, हाथ पैर बंधे हुए। राशिद ड्राइव कर रहा था और रहमान भी साथ था। फिर आरिफ की आंखें दोबारा बंद हो गई और 2-2.5 घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तो वो दादू जोग शरीफ के मज़ार में था। हवेली से सिर्फ 2 घंटे दूर वहाँ सब अमल जारी थे। मरियम मुकम्मल पोजेस्ड हो चुकी थी।
बाल खुले हुए झूम रही थी। लोग सरकार के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ मरियम के बदन से वो चुड़ैल निकली जा रही थी। फिर ये सब ख़त्म हो गया। मरियम के बदन से चुड़ैल निकल गई। आरिफ भी ठीक हो गया। सुबह 8 बजे वो सब लाड़काना की हवेली पहुँचे, जहाँ शादी का वक्त था। सारी रस्में अच्छे से हुई, सब ने बहुत मज़े किए। फिर अगले दिन रिसेप्शन ख़त्म हुआ तो सब बैठे और कहा कि आरिफ कल अमेरिका चला जाएगा। रहमान लंदन, राशिद ऑस्ट्रेलिया और मरियम अपने काम में मसरूफ़ हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि आरिफ के लिए एक आखिरी तोहफ़ा बचा है। तो आरिफ ने हंसते हुए कहा, मुझे उस स्कूल के पास लेकर मत जाना क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मगर उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बस तू एक बार साथ चल। फिर जैसे ही वो गाड़ी में बैठे तो उसे समझ आ गया कि वो स्कूल की तरफ जा रहे हैं। उसने कहा, मैंने मना किया था, ये बहुत बुरा मजाक है, मुझे वहाँ नहीं जाना। मगर उन्होंने कहा कि भाई एक बार चल तो सही, खुद देख ले वहाँ क्या हो रहा है। जब वो लोग अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि पुराना स्कूल बुलडोज़र से तोड़ा जा रहा है। जैसे ही आए राशिद को पता चला कि ये जगह एक इलीगल लैंड पर बनी थी और काफ़ी अरसे से उसे तोड़ने की बात चल रही थी। तो फाइनली स्कूल तोड़ा जा चुका था और यहाँ एक नया स्कूल बनाया जाएगा। आरिफ ये सब देखकर बहुत खुश हुआ कि अब यहाँ कुछ नहीं रहेगा और वो हंसी खुशी वहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। और बस वो अमेरिका में आराम से रह रहा था। 1-2-2.5 साल बाद उसे कॉल आई कि उस नए स्कूल में एक बच्चे की लाश मिली है और काफ़ी अरसे से बताया जा रहा था कि वहाँ एक टीचर आधी रात को भटकती है, बच्चों को डराने और मारने की बातें करती है। ये एक घोस्टली स्कूल है, ये मजाक नहीं। हमारे सूबे में कई घोस्टली स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ऐसी हॉन्टेड स्टोरीज आप तक पहुंच सकें। अगर आप अपने साथ हुए किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या वाक़ये को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।